गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम मदान, आपकी सोशल साइंस की टीचर। टुडे वी विल डू वर्कशीट नंबर 36. In this worksheet, the topic is poverty as a challenge and it is continuation of the last two worksheets. First, we have to fill the name of the student and name of the teacher. Let's start the worksheet. Removing poverty has been a major objective of India's development strategy. There are two types of measures or programs being run by government for this. हमने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा था पिछली वर्कशीट्स के अंदर कि गरीबी क्या होती है। अब इस वर्कशीट में हम ये पढ़ें कि गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या करती है। अभी आपको इसी वर्कशीट में यही बताया गया है कि पॉवर्टी दूर करना, रिमूविंग पॉवर्टी, जो हम इंडियाज़ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि मेन लक्ष्य है, मेन उद्देश्य है। तो दो तरह के उपाय सरकार कर रही है, जिसमें नंबर 1 प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नंबर 2 टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। यानी कि पहला प्रोग्राम हमारा यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, देश की डेवलपमेंट हो। दूसरा है कि जो गरीबी है उसको दूर किया जाए, एंटी पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को हटाने वाला प्रोग्राम। There was no increase in per capita income during the 30 years period until the early 1980s. कह रहे हैं कि 1980 तक 30 सालों में कोई ग्रोथ नहीं हुई पर कैपिटा इनकम में। पर कैपिटा इनकम क्या होती है बेटा? कि एक पर्सन को कितनी इनकम मिलती है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल देश की जो टोटल नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम को देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो एक पर्सन की इनकम आ जाती है इंडिविजुअल। तो इसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो कह रहे हैं कि 30 सालों में 1980 तक पर कैपिटा इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पॉवर्टी रिमेन्ड 45% फ्रॉम द 1950s अंटिल द अर्ली 90s। 50 से लेकर 80s तक सिर्फ पॉवर्टी जो है 45% बनी रही, यानी कि देश की 45% पॉपुलेशन गरीब थी। Since the 1980s, India's economic growth rate was one of the highest in the world. फिर 1980 से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ गिने चुने देशों में से जिनकी की हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी, उनमें से एक था इंडिया। द हाई रेट ऑफ ग्रोथ हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। हाई रेट ऑफ ग्रोथ, अगर ग्रोथ रेट हाई होती है तो उससे गरीबी दूर करने में बहुत हेल्प मिलती है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देयर इज़ अ डीप एंड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन पॉवर्टी ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन, इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन। तो कह रहे एक गहरा और सीधा संबंध होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में एंड पॉवर्टी एलिवेशन में। ध्यान देना इस लाइन पर, देयर इज़ अ डीप एंड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन। एलिविएशन मतलब हटाना, पॉवर्टी दूर करना। तो इनमें डायरेक्ट रिलेशन किसी भी चीज़ में, अगर हम कोई भी दो चीज़ों में डायरेक्ट रिलेशन बता रहे हैं, इसका मतलब मान लो एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका मतलब है एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स घटेगा तो वाई भी घटेगा। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और अगर हम एक्स और वाई में इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं, इट मीन्स अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज हो रहा है, यानी एक बढ़ेगा एक घटेगा। अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई इंक्रीज हो रहा है। अगर अपोजिट चल रहे हैं दोनों तो उसे हम इन्वर्स रिलेशन कहते हैं, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो उसे हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे गरीबी हटाने में और इकोनॉमिक ग्रोथ में डायरेक्ट रिलेशन कह रहे हैं, यानी कि जैसे ही हमारे देश की डेवलपमेंट होएगी तो गरीबी भी ज़्यादा हटेगी, गरीबी बढ़ेगी नहीं, पॉवर्टी एलिवेशन ज़्यादा होगा, यानी कि गरीबी हटाने की रेट है वो बढ़ेगी, और ग्रोथ कम होगी तो गरीबी भी कम हटेगी। अगर हम इसको पॉवर्टी के साथ लगाएं, पॉवर्टी एलिवेशन नहीं, पॉवर्टी के साथ कंपेयर करें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी में इन्वर्स रिलेशन बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी में इन्वर्स रिलेशन बनेगा। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे बढ़ती जाएगी गरीबी घटती जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ घटेगी तो गरीबी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको डायरेक्ट रिलेशन बोल रहा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिविएशन में। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ broadens opportunities and provides the necessary resources for investment in human development। कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ से लोगों को
लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। इट एनकरेजेस पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल इन द होप ऑफ गेटिंग मोर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। इससे जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलती है, लोग मोटिवेट होते हैं और अपने बच्चों को भी स्कूल भेजते हैं इस आशा से कि जो वो एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे उन्हें ज़्यादा रिटर्न वापस मिलेगा। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स के बारे में अब नीचे बताया गया आपको कि जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं अभी तक। नंबर 1, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहते हैं और इसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005। तो इसको हम मनरेगा 2005 के नाम से भी जानते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड wage employment for every household for at least 100 days to secure livelihood in rural areas. Its objective was to help sustainable development, and measures were taken to avoid problems like drought, deforestation, and soil erosion. Under the Manrega scheme, 1/3 of the employment has been secured for women. In March 2018, the wage rate of unskilled workers in various states has been revised from Rs 168 to Rs 281. For this, the central government and the state government will set up the Employment Guarantee Fund. Under the program, if the applicant is not provided employment within 15 days, then he will be entitled to daily unemployment allowance. तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग ने बोला कि एश्योरेंस देते हैं। इसका नाम है ना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। रूरल एम्प्लॉयमेंट, इसमें एक वर्ड मिसिंग है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उन्होंने गारंटी वर्ड मिस हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी यही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जी जो नेक्स्ट जी आ रहा है लास्ट में, सेकेंड लास्ट वर्ड, सेकेंड लास्ट अल्फ़ाबेट, तो वो है, वो जी है गारंटी के लिए। तो इसमें गारंटी दी जाती है। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा इसकी फुल फॉर्म को, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो इसमें 100 डेज़ का उन्हें वेजेस मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी दी जाती है। जो भी लोग रजिस्टर कराते हैं अपने आप को कि वो अनएम्प्लॉयड है, तो उन्हें गवर्नमेंट 15 दिन में कोई ना कोई काम दिलवाती है। अगर काम नहीं दे पाती गवर्नमेंट, तो उन्हें डेली वेजेस के अकॉर्डिंग की जो डेली वेज रेट होता है, जो उन्होंने अभी आपको बताया कि 168 रुपीज़ से 281 रिवाइज़ कर दिया अनस्किल्ड के लिए। स्किल्ड के लिए अलग है, ये अनस्किल्ड लेबर के लिए है। तो उन अनस्किल्ड का मतलब जो कोई ज़्यादा, जैसे कुछ कारीगरी या कुछ स्पेशल का जिसमें वो स्किल होते हैं, अच्छा काम, स्पेशलाइजेशन होता है जिस काम में, वो नहीं करते, नॉर्मल कोई भी काम कर सकते हैं। कुछ भी आप उनको काम मजदूरी का दे दो, जैसे ईंटें उठाना, सीमेंट उठा के लाना, सामान वहाँ तक पहुँचाना, ऐसा मजदूरी का कोई भी काम जिसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत हमें नहीं होती। तो ऐसे कामों के लिए उन्हें पर डे का वेज रेट 281 पर डे हो गया है। और इस वेज रेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उन्हें 365 डेज़ पूरे साल के होते हैं, उसमें से 100 डेज़ का उन्हें काम मिलता ही है। अगर नहीं मिल पाता 100 डेज़ का काम, तो 100 डेज़ का उन्हें गवर्नमेंट अपनी तरफ से वेज देती है, यानी कि 280 इंटू 100। तो 280 इंटू 100 का मतलब कितना हो गया, 28,100 रुपये। तो 28,100 रुपये गवर्नमेंट उन्हें साल का अपनी तरफ से देगी, अगर गवर्नमेंट उन्हें काम नहीं दे पाती है तो इसलिए इसको गारंटी एक्ट भी कहते हैं। गारंटी दे रही है, एश्योरेंस दे रही है गवर्नमेंट। नेशनल फूड फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, द नेशनल फूड फॉर फूड प्रोग्राम। ये भी रूरल एरियाज़ में चलाया गया है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि फ़िज़िकल वर्क के लिए उन्हें फूड भी दे दिया जाता है। ठीक है, फूड के लिए उन्हें काम कर रहे हैं, उसके बदले उन्हें काम करने के बदले उनके बदले फूड दे दिया जाता है। द प्रधानमंत्री रोजगार योजना नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा। इट्स लॉन्च इन 1993, एम्स टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। इसमें हमने जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, चाहे वो रूरल एरियाज़ में या स्मॉल टाउन में, उनके लिए उनको हेल्प करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करके, कि वो अपना स्मॉल बिजनेस सेटअप कर सके। द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1995 एम्स टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। ये स्पेशली रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स के लिए लॉन्च किया गया था।
1995 में। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was started in 1999. The purpose of this program is to organize aided poor families into self-help groups and bring them above the poverty line by combining bank credit and government subsidy. तो इसमें उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइज हो सके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से उन्हें हेल्प दी जाती है, और ये हमारा स्टार्ट किया गया था 1999 में। नेक्स्ट है अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस is provided to the states for basic facilities like primary health, primary education, rural shelter, rural drinking water and rural electrification. तो इस योजना के अकॉर्डिंग, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो सभी स्टेट्स को एडिशनल हेल्प देती है, एडिशनल फैसिलिटीज़ देती है प्राइमरी हेल्थ के लिए, प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी हेल्थ मतलब स्टार्टिंग की हेल्थ अगर चाहिए, जैसे डिस्पेंसरीज वगैरह होती हैं जहाँ बड़े बड़े सर्जरीज नहीं होते, ऑपरेशंस नहीं होते, नॉर्मल आपको खांसी जुकाम बुखार है तो प्राइमरी हेल्थ या कोई चोट लगी है तो पट्टी वट्टी कर देते हैं। इस तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। और प्राइमरी एजुकेशन में 5वीं तक की पढ़ाई होती है, वो 5वीं तक की पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा स्कूल्स खुलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर और इस तरह की हेल्प सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी गई। नया प्रोग्राम स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना। अब इसका नाम भी अन्न योजना से है, तो ये इसमें भी अन्न मतलब अनाज देकर हेल्प की जाती है। और ये योजना जो बहुत ही ज़्यादा वेरी पुअर से भी पुअर मतलब वेरी पुअर लोगों के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो ये तो थे हमारे कौन कौन से प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, गवर्नमेंट ने चलाए हैं फॉर द रिमूविंग ऑफ पॉवर्टी या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने। पॉवर्टी हैज सर्टनली डिक्लाइंड इन इंडिया। कह रहे पॉवर्टी कम तो हो रही है इंडिया में, बट डिस्पाइट प्रोग्रेस एरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंजेस। लेकिन प्रोग्रेस होने के बावजूद भी जो एरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को हटाना, गरीबी दूर करना ही हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। देयर इज़ अ वाइड डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी इन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड इन वेरियस स्टेट्स। कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी, यहाँ मतलब अलग अलग स्टेट्स में और रूरल और अर्बन एरियाज अगर देखें तो मतलब गाँव से शहरों में, और अलग स्टेट्स को कंपेयर करें जैसे दिल्ली को पंजाब से, या पंजाब को हरियाणा से, या केरला से, या वेस्ट बंगाल से, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में हम देखें तो पॉवर्टी जो है वो वाइड डिस्पैरिटी मतलब उनमें भिन्नता है। मतलब कहीं पे पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है, कहीं पॉवर्टी रेट बहुत कम है। तो इस तरह से वो डिफरेंट है, सब जगह बराबर गरीबी नहीं है, गरीबी का लेवल जो है वो हर जगह अलग अलग है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल ओनली बी पॉसिबल थ्रू हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, free primary education for all, declining population growth, increasing empowerment of women and economically weaker sections of society। यानी कि गरीबी तभी हटाई जा सकती है, ये तभी पॉसिबल है जब इकोनॉमिक ग्रोथ हाई हो, लोगों को प्राइमरी तक फ्री एजुकेशन मिले, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो देश की, और औरतों को और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि जो गरीब लोग हैं, फाइनेंशियली जो लोअर हैं, तो उन सबको उनकी ताकत को बढ़ाया जाए, उनकी शक्तियों को बढ़ाया जाए। पॉवर्टी रेफर्स टू एन अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेदर देन अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। The concept of poverty should extend to human poverty. A large number of people may be able to get their food, but do they have education, home, healthcare facilities, employment security, confidence and respect? Are they free from caste and gender based discrimination? कह रहे कि सिर्फ फूड अवेलेबल हो जाना ही गरीबी दूर होना नहीं होता, या आपने उसके पास खाना है तो वो गरीब नहीं है, ऐसा नहीं है। फूड के अलावा हमें ये भी देखना है कि उसके पास घर है, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी है, उसकी जॉब सिक्योर है, कॉन्फिडेंस है, उसमें रिस्पेक्ट है, उसको मतलब उसको इज्जत मिलती है। तो क्या ये सब समाज में कास्ट और जेंडर से फ्री हैं? मतलब क्या अभी भी समाज में जेंडर के नाम पे या कास्ट के नाम पे अभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता? ये सब चीज़ें देख के हमें पता चलेगा कि पॉवर्टी कितनी है हमारे देश में भी।
द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस विद डेवलपमेंट, सो एरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ डायनेमिक गोल। कह रहे हैं कि पॉवर्टी की डेफिनेशन भी बदलती रहती है, डेवलपमेंट के साथ साथ पॉवर्टी की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। तो इसीलिए पॉवर्टी को हटाना भी जो है वो एक डायनेमिक गोल है। डायनेमिक का मतलब वही होता है जो चेंज होता रहता है। जैसे अब हमारे हमारे देश में हम उसको गरीब कहते हैं जिसके पास कोई ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, हम उसे गरीब कहते हैं। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री में जिसके पास कार नहीं है उसे गरीब कहते हैं। तो डेवलपमेंट के साथ साथ पॉवर्टी की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वलिटी to all the respect like major challenges will be our goals। यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, ये सब प्रोवाइड करना जो है वो हमारे सामने चैलेंजेस हैं और हमारे गोल्स है ये, इनको अचीव करना कि सबको बराबर का सम्मान मिले और सारी फैसिलिटीज़ उन्हें मिले। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 36। अब इसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी शीट में से ही मिल जाएंगे। बहुत आसान है क्वेश्चंस, और थोड़ा सा आप लॉजिकली सोच कर भी इनको अच्छे से इनके जवाब देना और वर्कशीट कंप्लीट करके व्हाट्सएप कर देना ग्रुप में। और जिनका बाकी पिछला काम भी पेंडिंग है स्टूडेंट्स, वो भी अपना काम जल्दी जल्दी से कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कर दें। गुड बाय, स्टे सेफ, बाय बाय।